बिहार में चुनाव के चलते सियासी पारा हाई है और इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, क्योंकि बिहार की सियासी गर्मी में छत्तीसगढ़ के नेता भी पसीना बहा रहे हैं। बिहार में जीत हार के लिए जोर आजमाइश कर रही भाजपा और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से भी अपने नेताओं को यहां झोंका हुआ है। भूपेश बघेल जहां कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक हैं, वहीं देवेंद्र यादव कांग्रेस के साथ प्रभारी हैं और यह दोनों नेता वहीं डेरा डाले बैठे हैं। इसके अलावा सहायक पर्यवेक्षक के रूप में कई नेताओं की कांग्रेस की ओर से ड्यूटी लगी है। वहीं इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। भाजपा की ओर से किस्मत आजमा रहे नितिन नवीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े हुए कई मंत्री बिहार में पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव भी। साय सरकार का मुख्यमंत्री मंडल के ज्यादातर मंत्री बिहार के प्रचार में अपनी आहुति देकर आ चुके हैं। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की बिहार में लगी ड्यूटी पर कांग्रेस तंज कस रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज मंत्रियों को बीजेपी का एटीएम करार दे रहे हैं। इनको तो अपने विभाग नहीं संभल रहा है और बिहार में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपनी प्रधानमंत्री की भाषाओं की मर्यादा तो पहले एक बार परीक्षण कर ले कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार को देखते हुए किस हद तक गिर गई है। और जेडीयू की हो तो पिछलग्गू पार्टी हो गई है वहां। वहीं बीजेपी पड़ोसी राज्यों में चुनाव और प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी को संगठनात्मक फैसला बता रही है। दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं के लगी ड्यूटी पर भाजपा ने भी सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो सबके साथ मिलकर अपने गठबंधन के माध्यम से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और विशेष रूप से कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। वो राजद की बैसाखी लेकर कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करना चाहती है, अन्यथा कांग्रेस वहां पर पूर्ण रूप से समाप्त है। फिलहाल बिहार के बहाने कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर से आमने सामने हैं। भाजपा के दिग्गज नेता बिहार चुनाव की जीत हार को अपनी जीत हार से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के लिए बिहार में कुछ पाना अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने जैसा इसीलिए है क्योंकि दोनों ओर से जोर आजमाइश शुरू है। तो ये तय है कि बिहार भारत की राजनीति का भविष्य तय करेगा। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं का भविष्य भी इस चुनाव में दांव पर लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारा आज का विषय है बिहार का चुनाव, छत्तीसगढ़ की कसौटी, इसी पर आज हम कसौटी में उन नेताओं को कसने की कोशिश करेंगे जो बिहार में दांवपेच दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार का चुनाव छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी वहां चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में पूरी बीजेपी उनको जिताने के लिए बिहार में डेरा डाले हुए है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें बिहार वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया है। ऐसे में बिहार में जो भी जीत हार होगी उसका असर छत्तीसगढ़ में भी होगा और छत्तीसगढ़ के नेताओं के भविष्य का आकलन भी वहां मिले अंकों के आधार पर होने वाला है। इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता राजू चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और इसके पीछे छुपे हुए संदेश को हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये
जो पूरा गणित है वो तो बिहार के चुनाव पर है और बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई खबरें आप तक आ ही रही हैं। छत्तीसगढ़ से इसका कनेक्शन इसलिए है क्योंकि दो बड़े दिग्गज लोग सीधे तौर पर इस चुनाव से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, जिनको जिताने के लिए पूरी सरकार वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, और दूसरे भूपेश बघेल, जो कि अपने राजनीतिक वजूद को दिल्ली में केंद्र स्तर पर मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताएं। तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से ही, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कम ज़्यादा उधर हुआ तो इधर भी कम ज़्यादा होगा क्या सुरेंद्र जी? इधर भी अंक घटेंगे क्या? भूपेश बघेल के, देवेंद्र यादव के, जयसिंह अग्रवाल के आकलन इस तरीके से किया जा रहा है, क्या इसे सही माना जाए? ये देखिए, ऐसा है कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहां पर इंडिया गठबंधन जो है उसमें आरजेडी जो है प्रमुख रूप से पार्टी है, और कांग्रेस वहां एक सहयोगी पार्टी के रूप में 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब जहां तक सवाल है कि बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा बिहार में ही हुआ। SIR का विरोध भी बिहार में हुआ, और 20 साल से सरकार चल रही है। तो ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और JDU सरकार के खिलाफ काफी तादाद में है। तो जहां तक सवाल है, आम जनता के दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि वहां बहुत संभावना ये है कि इस बार NDA का जो गठबंधन है वो पराजय के स्थिति में आ जाए। विशेष तौर पे जब प्रशांत किशोर एक नया जो पार्टी बना करके एक नए मुद्दों के साथ और नई आवाज लेकर के बिहार में सक्रिय है, तो उनका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादातर डेंट वो NDA को पहुंचाने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत संभावना है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर विजयी हो और इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने में सफल हो। अब जहां तक आपने कहा मूल्यांकन का प्रश्न है, तो मूल्यांकन का प्रश्न ऐसा है कि जो भी व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार करने जाता है, तो वो एक वहां पर व्यवस्था को देखता है, संगठन को देखता है, अनुशासन को देखता है, उन सारी चीजों को देखता है और अपने क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास करता है। मगर निर्णय तो क्षेत्र की जनता करती है, जो 5 साल में उम्मीदवार का मूल्यांकन करती है, पार्टी का मूल्यांकन करती है, सरकार का मूल्यांकन करती है। इसलिए वहां की जीत को यहाँ के नेताओं की जीत कहना या वहां के हार को यहाँ के नेताओं के हार कहना दोनों मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता गए हैं वो भी ये नहीं कह सकते इन्होंने जाके जितवा दिया। ऐसी कुछ परिस्थिति ना जितवाने की परिस्थिति में रहते, ना हारवाने की परिस्थिति में रहते। हम कई बार बहुत सारे प्रांतों में हमारा भी जाना हुआ है, और इस आधार में मैं कह सकता हूँ कि बाहर से जाकर के कार्यकर्ता जो है, बाहर से जाकर के नेतागण जो है, एक माहौल बनाने का काम, संगठित लोगों को संगठित करने का काम, एक उत्साहवर्धन का काम करते हैं, मगर उसके लिए जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं होती। वहां के जो परिस्थितियां हैं उस पर निर्भर करता है कि क्या लेगा। ठीक है, नंबर का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दीपक बैस जी तो कह रहे हैं कि भाई ATM के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ के लोग। ऐसा होता है कि आप लोगों की भी सरकार रही है और आप लोग को भी कई जगह पर जिम्मेदारियां मिली है? नहीं, ATM के रूप में इस्तेमाल होने का सवाल ये है, आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मीडिया से लेके चुनाव प्रबंधन करती है, जिस तरह से बेतहाशा खर्चा करती है, तो उनके पास बहुत सारे ATM हैं। तो सभी ATM से थोड़ा थोड़ा जरूर निकाला जा रहा होगा। चूंकि नितिन नवीन यहाँ के प्रभारी हैं, तो हो सकता है कि यहाँ का ATM ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो बिहार में। कोई आश्चर्य की बात नहीं। चलिए, ये एक आकलन है, लेकिन साहब गोई से इस बात को भी स्वीकार शर्मा जी कर रहे हैं कि भाई कोई असर नहीं पड़ता। बाहर के लोग जाते हैं तो अपना एक सहायक की भूमिका जरूर निभाते हैं, लेकिन जीत हार में बड़ा अंतर कर दें ऐसा नहीं दिखता। लेकिन समीकरणों को देखते हुए लोगों को भेजे जाने की परंपरा रही है। राजू जी, अब ये हम देख रहे हैं कि ये बांकीपुर जो है, जहाँ पूरा संगठन आप लोगों का काम कर रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या है बांकीपुर में जो कि सब के सब सारे मंत्रियों का दौरा आता है हमारे पास, हम देखते हैं कि बांकीपुर ही गए हैं वो लोग, क्या हो रहा है वहाँ पे? नहीं, उसके पहले आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय बड़े भैया सुरेंद्र शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया कि SIR का विरोध हुआ और वोट चोरी का विरोध हुआ,
तो SIR में अगर आप अभी अपने मोबाइल से अगर दर्ज करेंगे कितने ऑफिशियली ऑब्जेक्शन दर्ज किए गए, आपत्तियां दर्ज की गई, तो 0% है। यानी 3 प्रश्न दागे गए SIR के ऊपर कि अमुक अमुक पेपर मेरे पास नहीं है, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि यहाँ इस पेपर के बिना भी आपका नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज होगा, यानी 0%। और दूसरी बात, वोट चोरी। बिहार में अगर चुनाव का कोई मुद्दा है तो मुद्दा है कि लालू प्रसाद यादव ने जो परिवारवाद के जरिए बिहार में गुंडा राज चलाया था, वो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप कह रहे हैं या अध्यक्ष महोदय ने कहा कांग्रेस के कि तमाम लोग भाजपा के जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी विडंबना है, मेरे लिए भी बड़ा निजी दुख का विषय है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय को बिहार में बुलाया नहीं गया है, केवल भूपेश जी को बुलाया गया है। और भूपेश बघेल जी भी पीछे की भूमिका में है। वहाँ पे जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वो मान मुनव्वल कर रहे हैं, जहाँ 12 सीटों पर भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आपस में लड़ रहे थे, जो उनके मान मुनव्वल के लिए गए हुए हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए निजी दुख का विषय है। हमारे बिल्कुल वैचारिक मतभेद अलग अलग है, लेकिन गौरव की बात होती कि अगर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाता, उनको नहीं बुलाया गया है, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, हम आते हैं आपके प्रश्न पे कि आपका प्रश्न है कि बांकीपुर में ही बाकी लोग क्यों हैं, सबको क्या बुलाया जा रहा है क्या? नहीं, तो वो ऐसा नहीं है। देखिए, सहजता होती है। हम जिस परिवार से जुड़े हैं, नितिन नवीन जी निश्चित रूप से संघर्ष के समय जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 14 विधायक विधानसभा में रह गए थे और कांग्रेस के तमाम लीडरान कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पर नहीं है, विधानसभा के सदन में नहीं दिखती है, डरी हुई है, भयभीत है, उस समय जबकि ऐसा कुछ नहीं था, नितिन नवीन जी सहज रूप से छत्तीसगढ़ आते जाते थे और तमाम जो 90 विधानसभा में लगभग सभी जगह वो गए हैं, सबसे उनका आत्मीय संबंध है। तो एक व्यक्तिगत बातें रहती कि वो उनके जाने से एक कि हम जाएं, जो व्यक्ति हमारे संघर्ष के समय था तो वो जा रहे हैं। और ब्रजमोहन जी भी दूसरे विधानसभा में हैं, हमारे संतोष पांडे जी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में है, विजय बघेल जी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, तमाम लोगों की ड्यूटी लगी। देखिए, ये तो संगठनात्मक जो दृष्टि से होता है कि जिसकी कार्य क्षमता रहती है। मुझे भी बुलाया गया था मीडिया देखने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाया, मुझे आग्रह किया गया था आप जा सकते हैं क्या, मैंने कहा 8 दिन के लिए जाके मैं नहीं कर सकता, मेरे यहाँ दूसरे भी काम है, तो मैं जा नहीं पाया। तो देखिए, ये परिपाटी है भाजपा की कि बुलाया जाता है तमाम लोगों को, जिसकी जो उपयोगिता है उसके हिसाब से बुलाया जाता है। और बिल्कुल मैं मानता हूँ बाहर के लोगों की बहुत उपयोगिता नहीं रहती, क्योंकि चुनाव में स्थानीय मुद्दे और जो कैंडिडेट रहता है, जो बुलेट पॉइंट रहते हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका। लेकिन जो प्रवासी कार्यकर्ता जाते हैं, चाहे कांग्रेस को या भाजपा के हैं, वो कुछ जगह पर उनकी भूमिका रहती है, जो वो जिस प्रकार से बैठक लेते हैं अंदरूनी रूप पे, तो वहां से माहौल बनता है। ठीक है। और सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम का असर होगा कि नहीं होगा? आप लोगों के संगठन इसका आकलन करेगी, भाई हमने इनको भेजा था, इन्होंने क्या किया वहाँ? नहीं, वो तो होता ही है, असर होता है, सबके जाने से उत्साहवर्धन होता है, और खास करके कार्यकर्ताओं में होता है। लोकल कार्यकर्ता वो मोबिलाइज होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। और लेकिन जहां तक बात है कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, चुनाव का परिणाम तो देखिए, आखिरी मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद हुआ करते थे 90 के पहले, जब इंदिरा जी की जब मृत्यु हुई, उसके बाद आखिरी बार भगवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे। तब से लेकर आज तक गंगा का पानी पटना से बहुत बह चुका है, गंगा का पानी बह चुका है, लेकिन कांग्रेस का कंठ सूखा ही रहा है। आज तक कांग्रेस के कंठ में वह अमृत तो जल नहीं आया है। लालू यादव रहे, वो कांग्रेस के विरोध पर ही आए थे छात्र आंदोलन में, जो आपातकाल का छात्र आंदोलन था। बाद में वो कांग्रेस से गलबगियां करने लगे, तो उनके साथ उन्होंने बाद में किया 15 वर्षों के बाद। तो आज कांग्रेस वहां पर पीछे है, यानी सहयोगी पार्टी है, और कांग्रेस को अगर कुछ सीटें मिल जाती, आपको एक आश्चर्य की बात बता रहा हूं, कई स्थान पर ऐसा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट हमारे लिए लाभकारी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है चक्रवर्ती जी को, लेकिन इसका असर का आकलन हम सुन लेते हैं अनिल चौबे जी से। अनिल जी, बड़े दिग्गज सारे सांसद जा रहे हैं, सारे मंत्री जा चुके हैं, और अरुण साव वहीं हैं, राज्योत्सव का अंतिम दिन है, तो आज वो वापस आ रहे हैं देर शाम। क्या लग रहा है, इतनी ताकत लगाने के बाद कुछ परिणाम पक्ष में आएगा तो अरुण साव जी का भी कद बढ़ेगा, या प्रभारी के सामने अपने नंबर बढ़ाने की होड़ तो नहीं है ये? देखिए, चूंकि नितिन नवीन यहाँ के प्रभारी रहे हैं, उनका चुनाव वहाँ पर है,
वैसे भी भाजपा का सिस्टम ये रहा है या दूसरी पार्टियों का कि जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ के जो प्रमुख नेता हैं वो जाके वहाँ पर मैनेजमेंट संभालते हैं। अभी मैनेजमेंट में उनको कितना वहाँ पर वेटेज दिया जाता है, क्या कैपेसिटी है, ये अलग बात है, लेकिन कुल मिला के वहाँ के स्थानीय वोटरों को ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैनेजमेंट संभालते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत एटीएम से पैसे भी लगा देते हों, ये अलग बात है, लेकिन करते सभी लोग हैं। अब रहा सवाल वहाँ भाजपा का और अन्य दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आरजेडी है, जेडीयू है और वो प्रशांत किशोर की पार्टी है, और सबसे बड़ा फैक्टर ओबीसी वो भी है, ओवैसी का भी है। इस बार काफ़ी सीटों पे वो लड़ रहे हैं, वो खुल के सब बोल रहे हैं। तो वहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो है सुशासन को लेकर। तो सुशासन के मामले में भले 20 साल हो गए हो, इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, लेकिन उससे बड़ा यह है कि जितने भी दल खड़े हैं उनमें भी बेहतर स्थिति में अपने नीतीश जी ही है। ना तो बहुत ज़्यादा अराजकता फैली है, चलो 100% विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चलो 40% तो विकास हुआ है। बाकी तो कुछ बता ही नहीं पा रहे कि उन्होंने क्या किया है। उनके साथ तो पूरी बदनामी की एक लंबी सी फहरिस्त लगी हुई है। अब वो अभी नए नए वादे कर रहे हैं, उन वादों पे वो वहाँ के लोग कुछ विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। चाहे वो महिलाओं को पैसे देने की बात हो, हर घर से रोजगार देने की बात हो, ये लफाजी इसलिए भी लगती है कि ना तो इतने रोजगार हैं, ना आप इतना दे सकते हो, लेकिन आप जो बोल तो चुके हो। अब उसमें वहाँ पर जो इतने तो समझदार हैं वहाँ के लोग, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस टाइप की लफाजी देख रहे हैं। वहाँ पे जो भी होगा उसका आकलन होगा कि नहीं होगा, हम यहाँ उस दिन जिस दिन परिणाम आएगा 14 तारीख को, तो इस बार में भी आकलन कर पाएंगे क्या कि यहाँ के लोग गए थे तो उनको क्या होगा, उनका असर क्या होगा? देखिए, यहाँ जब वहाँ से लोग यहाँ लौट के आएंगे, वो परिणाम अगर जैसे भाजपा के पक्ष में आएंगे, तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को वो क्रेडिबिलिटी मिलेगी कि हम गए थे, भले वोट पे इनका कुछ ना हो, लेकिन गए थे और हमने वहाँ मेहनत करी और हमने वहाँ पर ये किया वो किया। वो उनको वो क्रेडिट तो नहीं छीनी जा सकती ना। वही कांग्रेस के साथ होगा, अगर कांग्रेस की अच्छी सीटें वहाँ मिल जाती हैं तो निश्चित ही भूपेश बघेल को क्रेडिट छत्तीसगढ़ में मिलेगी, इनको क्रेडिट भाजपा को यहाँ मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी। चलिए, भूपेश बघेल के साथ देवेंद्र यादव भी वहाँ सह प्रभारी की भूमिका में हैं, तो वहाँ के परिणाम पर इन दोनों की परीक्षा मान रहे हैं हम। सुरेंद्र जी, इसमें ये भी आप शामिल कर दीजिए कि इस बार के इस बिहार चुनाव को देश के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि देश का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव के करीब दो साल पूरे होने आ गए हैं, ऐसे में देश का मूड भी पता चलेगा बिहार के चुनाव से? नहीं, देश का मूड पता नहीं चलेगा। देश का जब चुनाव होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो वो बहुत ही विषय अलग होता है। राज्य के चुनाव होते हैं तो विषय अलग होता है। आज दरअसल में 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। बीच में उन्होंने गठबंधन छोड़ के आरजेडी के साथ भी गठबंधन किया था। तो उसके उन सब सारी चीजों पर बिहार के बारे में जो कहा जाता है, बिहार जो है बीमारू प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, पलायनवादी प्रदेश है, यहाँ के तमाम लोग दूसरी जगह जाकर के सृजन करते हैं, दूसरी जगह जाके लोगों के घर बनाते हैं, मगर उनके खुद के रहने के लिए घर नहीं है। लोगों का पेट पालते हैं मगर उनका पेट स्वयं खाली रहता है। इन सारे विषयों पर शिक्षा के स्तर पे, और मजे की बात यह है कि जितनी ज्यादा गरीबी है, जितना ज्यादा पलायन बिहार में है, उसी अनुपात में वहाँ IAS IPS भी निकलते हैं। बौद्धिक स्थान है बिहार प्रदेश, बिहार का अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। तो इन सारी चीजों को दरअसल में अभी केंद्र के सरकार की न तो योजनाओं पे बात हो रही है और न केंद्र सरकार की सफलता असफलता पे बात हो रही है। वहां बात हो रही है कि नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपये महिलाओं को देने की बात की थी वो महत्वपूर्ण है, या तेजस्वी कहते हैं कि मैं हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दूंगा। इन सारी चीजों का परीक्षण होगा। और इसके अलावा जिस तरह से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई हम तो हमारी सरकार लाई, हम बिहार को बदलेंगे, बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे, बिहार का नाम बदलेंगे, बिहार की छवि बदलेंगे। तो नाना प्रकार की घोषणाओं को लेकर के, नाना प्रकार के वादों को लेकर के समस्त पार्टियां जो हैं अपने अपने तरफ से प्रयास कर रही हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, ये बिहार राज्य के ही मुद्दों पर मूल रूप से केंद्रित है।
इसलिए इसको केंद्र के चुनाव का कोई मूल्यांकन नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में महत्वपूर्ण रूप से एक वोट चोरी का मुद्दा भी गढ़ने की कोशिश की। नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा बिहार चुनाव में अगर परिणाम पक्ष में नहीं आए तो, ये तो मानते हैं आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव तो सही हो चुका है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग को पूरे देश में SIR करना पड़ रहा है। अरे उसी का तो विरोध कर रही थी कांग्रेस। नहीं, उसका विरोध इसलिए कर रही थी कि जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडेंस दिया है कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं माने। ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडेंस दिए हैं और जो निर्वाचन आयोग ने जो पद्धति अपनाई थी उस पद्धति में कई किस्मों का सुधार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसके बाद जो SIR हो रहा है, तो आज तमाम देश भर में जो SIR की गतिविधियां चल रही हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी की सफलता है। कांग्रेस पार्टी यही तो चाहती थी कि एक व्यक्ति एक घर में 100 वोट कैसे हैं इसकी जांच हो जाए, एक आदमी के 2 जगह 3 जगह नाम कैसे हैं उसकी जांच हो जाए, उसने क्या 2-3 जगह वोट डाले इसकी जांच हो जाए। और ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि रायबरेली में ऐसी स्थिति है। ठीक है। और वो वहाँ केरल में भी ऐसी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से सहमत है कि राहुल गांधी जी का जो आरोप था कि निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो संदेहास्पद है और ये निश्चित रूप से नहीं तो SIR जो होगा उससे सहमति होगी ना उसमें। तो अब तो जो हो रहा है SIR वो तो ठीक होगा, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़ी है। किंतु परंतु भाई देखिए, पारदर्शी तरीके से कोई भी काम होगा। निर्वाचन आयोग केंद्र की संस्थान है, वो अपने आप में सक्षम संस्थान है। यहाँ का रिजर्व बैंक है, यहाँ का CBI है, यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय है, ये अपने आप में हमारे लोकतंत्र के पहरेदार हैं। और इन पहरेदारों को पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। और जो प्रश्न उठते हैं विपक्ष के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसका जवाब मिलना चाहिए जनता को। इसमें इसको विरोध के रूप में क्यों लिया जाता है? अगर कोई प्रश्न उठा रहा है तो उन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, न कि उसको ये घोषित कर देना चाहिए कि विरोधी। तो विरोध का प्रश्न नहीं है। SIR अच्छे ढंग से हो, हम तो स्वागत करेंगे इसका। ठीक है, तो ये इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। SIR वैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में शुरू हो चुका है। चक्रवर्ती जी, ये फूक फूक के कदम रखने वाला समय है। बिहार चुनाव में कुछ भी इधर उधर हुआ तो ये अगर हारेंगे तो भी बोल सकते हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट इतने 65 लाख काट दिए गए, और जीत गए तो बोलेंगे आप लोगों ने वोट चोरी कर ली। तो ये आप लोगों के लिए दोनों साइड से फंसने वाली स्थिति है। देखिए, कोई फंसने वाली बात नहीं होती है। जो भी चुनाव परिणाम आते हैं राज्यों के, उससे नम्रता से स्वीकार किया जाता है। हाँ, राहुल गांधी जी ने यह नज़ीर पेश की है कि जब वो हार जाते हैं पे EVM की गलती, अर्धसैनिक बलों की गलती, वोट चोरी हो गया, तमाम जो कहावत है कि नाच न जाने आंगन की टेढ़ा। देखिए, जो SIR का जो क्रम है हर 6 साल में 10 साल में होता है, 2003 में भी हुआ था, हर समय होता है। एक प्रक्रिया है, जो विसंगतियाँ हैं, जो आदरणीय सुरेंद्र जी ने कहा कि एक व्यक्ति का 3 जगह वोट रहता है, बिल्कुल रह सकता है। आप अगर कहीं पर वर्किंग करने जा रहे हैं, मैं खुद चुनाव में जब पिछले बार आंध्र प्रदेश गया था तो एक नेवी का स्टेशन था, वहाँ पे पूरे भारत के लोग मिले। उन्होंने कहा कि भाई हमारा यहाँ वोटिंग लिस्ट में आते ही साथ कलेक्टर को बुला के यहाँ पे हमारा नाम जुड़वा दिया गया है। हम गांव नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी सबमरीन ड्यूटी है, हम समुद्र के नीचे रहते हैं, 6 महीने रहते हैं। अब वो एक विसंगति थी। अब चुनाव आयोग ये व्यवस्था कर रहा है कि एक सिंगल इपिक नंबर दिया जाएगा। अब उसका अगर आप बोल दें कि वोट चोरी हुआ साहब, वोट चोरी हो गया साहब, तो ये तो सरासर यही है कि इसीलिए हम राहुल गांधी जी की बहुत तारीफ करते हैं। एक विपक्ष के नेता हैं तो उनको सीरियसली लोग इसीलिए नहीं रहते। देश की तमाम जनता जानती है कि ऐसा होता है, ये विसंगतिपूर्ण होता है कि लोग तो एक शहर में 2-2 जगह उनका नाम आ जाता है विसंगतिपूर्ण। नहीं, लेकिन जीत हार में इन दोनों बातों का आकलन होगा ना भाई कि हाँ, जीत हार में होगा। तो वो तो बिल्कुल जो आप लोग महत्वपूर्ण है, तो भी ये जो बात आरोप सत्ताधारी दल है, बिल्कुल मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपसे सहमत हूँ। अगर जीत गए तो लगेगा कि आपने वोट चोरी करके जीत गए, हार गए तो कहते हैं देखिए देश की जनता ने आपको नकार दिया। और बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, बिहार जितना बड़ा है उतना एक 3 यूरोपियन देशों को मिलाकर एक बिहार की जनसंख्या है। तो बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि 4-5 जो स्टेट्स होते हैं जो यूरोप के, उनको मिलाकर एक बिहार है।
एक महादेश जैसा एक है बिहार। ठीक है। तो बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम हारे या जीते तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, उसका बहुत बड़ा असर होगा राजनीति का, बिल्कुल मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं। ठीक और है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में जीते तो एक माहौल बना, एक संदेश गया। तो बिहार का चुनाव इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जैसे सुरेंद्र जी ने भी कहा कि एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, हिंदी, जहाँ के लोग पूरे प्रदेश, पूरे देश में फैले हुए हैं, जहाँ के कामगार, जहाँ के प्रोफेसर, जहाँ के आईएएस, तो एक बड़ा संदेश जा सकता है। इसीलिए बिहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत संजीदगी से, समर्पण से, ठीक। तत्परता से बिहार का चुनाव हम सभी लड़ रहे हैं। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। चौबे जी, क्या लग रहा है अब इस परिणाम में किधर कुछ फैक्टर काम करता दिख रहा है? छत्तीसगढ़ का भी फैक्टर काम कर रहा हो तो बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ वाले वहाँ जाके यही बता रहे होंगे कि देखिए हमने यहाँ पर अपनी ये योजनाएं चलाई, इससे इतने सारे हितग्राहियों को हमने लाभान्वित किया है। मोदी जी हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो आपके यहाँ भी डबल इंजन की सरकार होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो वहाँ पर 5 साल या 20 साल जो उन्होंने राज्य किया है वो मेन फैक्टर रहेगा। और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकम्बेंसी नहीं है नीतीश कुमार जी के साथ। काफ़ी लोग उनको अभी भी लाइक कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले जितने भी हैं, जो भी लोग हैं, ना तो उनके पास विज़न है, ना उनका पुराना रिकॉर्ड ठीक है। इसलिए नीतीश कुमार जी के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो ज़्यादा हैं। वो महिलाओं की तो कुछ ज़्यादा ही है उनके प्रति, मतलब ठीक है, महिलाएं बहुत ज़्यादा उनके झुकाव में हैं। और महिलाओं का फैक्टर छत्तीसगढ़ में भी काम कर गया था, मध्य प्रदेश में भी काम किया, महाराष्ट्र में भी काम किया, इसलिए उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बीजेपी को इस मामले में थोड़ा एडवांटेज मिलता है, लेकिन निगाह हमारी रहेगी कि परिणाम क्या आता है। उसके बाद एक बार फिर से चर्चा में बैठेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। राजू चक्रवर्ती जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी ने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।